तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर इमरान खान आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं और जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। और ये रेडियो एक्टिविटी की जो वीडियो है वो एक डिटेल वीडियो होगी, पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। एक तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम आइसोटोप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे एक एटम X है तो Z जो होता है हम इसको एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, A जो होता है वो हम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं, Z जो होता है वो क्योंकि एटॉमिक नंबर बता रहा है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और अगर हम एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो ये हमें दे देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन हम इस तरीके से किसी एटम पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम देखें तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिखाए। ठीक है ना। अब आइसोटोप्स की बोल रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखें, आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पर जो टोप्स हम लिख रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। तो वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है ना, लेकिन आप एटॉमिक नंबर इनकी बात करो तो सबके क्या है, सेम है। जैसे हाइड्रोजन का आपका पहला आइसोटोप जो है वो 1H1 है, तो हम प्रोटियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूट्रियम एंड द थर्ड वन इज ट्राइटियम। तो अगर आप देखें इन सब के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप्स बोल रहे हैं। So the atoms of same elements having same atomic number but different atomic masses are said to be isotopes. तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप्स। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है आइसोबार्स। आइसो का मतलब यहाँ पर सेम से और बार्स का मतलब यहाँ पे मासेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है सल्फर का, सल्फर 16s40। अच्छा, नीचे लिखा हुआ देख लेते हैं, इन सल्फर क्लोरीन और सल्फर क्लोरीन और यहाँ पे आर्गन के बारे में अगर हम बात करें, ये S नहीं होगा, यहाँ पे ये आर्गन होगा। आर्गन की बात करें, इन सब के आप देखो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 16, 17, 18 सब डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मासेस सबके क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऐसे डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, सॉरी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, आइसोबार्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोन्स। अगर आप आइसोटोन्स को देखें तो ये मैंने सोडियम का बना रखा है, 11 प्रोटॉन है सोडियम के पास। ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूँ, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और एटॉमिक मास 23 है। और मैग्नीशियम की बात करें, इसका 12 है एंड एटॉमिक मास 24 है। अगर आप देखें तो इस सोडियम और मैग्नीशियम में ना एटॉमिक नंबर में कोई सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है, ना एटॉमिक मास में। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे 23 माइनस 11 कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे 12, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 24 माइनस 12 हो जाएंगे 12 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोन्स बोल रहे हैं। तो आइसो का मतलब यहाँ पर हो गया सेम, और ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स के बारे में एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक जो हमारा चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, ये बेसिकली मैंने एक सिंपल सी फोटो लगा रखी है, रेडियो एक्टिव कोई अगर मतलब जगह है तो वहां पे इस तरीके का सिंबल बना होता है, ये दिखाता है कि ये रेडियो एक्टिव फील्ड में है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन वहां पर हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी कौन से एलिमेंट शो करते हैं या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या है, कौन। ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम चेक करें तो हम कहते हैं कि वो हम उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स ले रहे हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, उन एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है। अच्छा, हम वो सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, मैं उनके आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आइसोटोप्स में मास नंबर बढ़ता जाता है। तो उनमें होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रेशियो प्रोटॉन से क्या होता है, कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और जब न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं तो एटम की जो होती है, एटम का आपका जो न्यूक्लिया है उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है।
क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। और जब अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, न्यूक्लियाई से क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। इसलिए उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और ऐसे फेनोमेना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और सिंपल से मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, मैंने कहा द आइसोटोप्स ऑफ नियरली ऑल एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। अब जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ग्रेटर हो गए तो एटम के न्यूक्लियाई में आती है अनस्टेबिलिटी। अब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो न्यूक्लियाई के अंदर से क्या करता है, कुछ पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट करता है। उन्हीं सब्सटेंसेस को हमने बोला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और ऐसे फिनोमेना को हमने बोल दिया है रेडियो एक्टिव। ठीक है ना। तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूट्रॉन्स के प्रोटॉन से ज्यादा होने से, ठीक है ना, वहां पर अनस्टेबिलिटी कैसे आ रही है। देखिए आप इस बात को समझिए कि वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करने में, न्यूक्लियस को बनाने में यूज हुए। ठीक है ना, न्यूक्लियस को बनाने में एक एनर्जी यूज हुई है, और वहां पर इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस है। ठीक है ना। प्लस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है रिपल्शन। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, उनपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना। और न्यूक्लियर फोर्सेस यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से वो क्या करते हैं, इन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का रेशियो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आ जाता है तो यही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब एक इम्बैलेंस सिचुएशन तैयार हो जाएगी, यानी एक अनस्टेबल सिचुएशन तैयार। अब वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना चाहेंगे। ठीक है ना। इसीलिए वो पार्टिकल जो फोर्सेस को नहीं सही कर रहे हैं या फोर्सेस को इम्बैलेंस कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने इनसाइड से एमिट आउट करते हैं। इसीलिए आपका वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम एक फिजिकल चेंज में लेकर आए या एक केमिकल चेंज में लेकर आए, तो क्या हम उसके रेडियो एक्टिविटी के रेट को या उसके नेचर को हम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों आंसर है नो? बिकॉज जो आप रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। कैसे फिनोमेना है? न्यूक्लियर। ऑल द चेंजेस आर अकरिंग विद इन द न्यूक्लियस। सारे चेंजेस जो होते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड से होते हैं। तो फिजिकल चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया या अदर कोई फिजिकल इफेक्ट किया, तो ये सारे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये आउटर मोस्ट शेल से होते हैं। न्यूक्लियाई में ये केमिकल चेंजेस नहीं होते, इसलिए न्यूक्लियर फिनोमेनन आपका हो रहा है एक तरीके का रेडियो एक्टिव फिनोमेना। तो इसके आप रेट को ना ही चेंज कर सकते हो, ना ही आप रेडिएशन के नेचर को चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी कैसा फिनोमेनन है, न्यूक्लियर फिनोमेनन। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशंस लीकेज हो रही है, जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उनका नेचर कैसा है। ध्यान रखेंगे 3 तरीके के पार्टिकल रिलीज होते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा और बीटा एंड गामा। ठीक है ना। ये भी लिखने का एक सेंस है कि यहाँ पर जो पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं वो अल्फा और बीटा एंड गामा। ठीक है ना। अल्फा और बीटा एंड गामा, यानी अल्फा या बीटा कोई एक निकलेगा, लेकिन जब भी अल्फा निकलेगा तो वो गामा उसको फॉलो करेगा, और जब भी बीटा निकलेगा तो गामा उसको फॉलो। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी अल्फा निकलेगा तो गामा निकलेगा, बीटा निकलेगा तो गामा निकलेगा, यानी अल्फा बीटा गामा साथ में कभी भी नहीं निकल सकते, या अल्फा बीटा साथ में कभी भी नहीं निकल सकते। इसको हम लेटर ऑन अभी अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन में समझेंगे। ठीक है ना। तो आपको एक रेडियो एक्टिविटी का बेसिक आइडिया आ गया कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मुझे चेक करना है कि रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशंस हो रहे हैं वो कितने टाइप के हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक लेड का बॉक्स ले रखा है। ये लेड का बॉक्स है, इससे मैंने नीचे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रखा है। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सोर्स है आपका एक। ठीक है। उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने उसको किसमें प्रोजेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैंने 2 बैटरी के प्लेट्स लगा रखे, 2 मेटालिक प्लेट्स लगा रखे हैं, एक को पॉजिटिवली चार्ज और एक को नेगेटिवली चार्ज कर रखा। तो जब मैंने इस रेडिएशन को एक्सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने ऐसा पाया कि कुछ रेडिएशंस थे जो ना नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। उन रेडिएशंस का नाम हम लोग ने रख दिया है गामा रेडिएशन। कौन से रेडिएशंस? गामा रेडिएशंस। तो गामा ना नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ना पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन रेडिएशंस को न्यूट्रल नेचर का हम बोलते हैं। इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। अनलाइक अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अल्फा का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा, और बीटा आपका जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब नेगेटिव नेचर का होगा।
क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव वाले पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया तो मैंने ये पाया कि रेडिएशंस जो लीकेज हो रहे थे वो 3 टाइप के हो रहे थे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। 3 तरीके के रेडिएशंस यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि लेड बॉक्स यहाँ पर सर आपने क्यों ले रखा है, ठीक है। तो लेड बॉक्स मैंने इसलिए ले रखा है कि लेड बॉक्स जो होता है वो एक्सेसिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस जहां से ओपनिंग है वहां से रेडिएशंस क्या होंगे, लीक होंगे, बाकी जगह एक्सेसिव रेडिएशंस क्या हो जाएंगे हमारे, एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सेम मैनर में मैं अब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एक्सपोज करने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलें यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं। फॉर सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना ली है क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के अबाउट क्या है, इनवर्ड। तो तीनों रेडिएशन यहां से निकल रहे हैं, ठीक है ना। वो रेडिएशन जो किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ, वो जाहिर सी बात है कैसे नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। और उस न्यूट्रल नेचर वाले को हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं। तो ये हमारा गामा हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहां से आपका बीटा वाला भी निकल रहा होगा, अल्फा वाला भी निकल रहा होगा। बीटा यानी नेगेटिव वाले, अल्फा यानी पॉजिटिव वाले। तो पहले हम पॉजिटिव वालों पर ये बात को चेक कर लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो करंट का फ्लो हमारे लिए ऊपर है और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो हम डायरेक्शन को पता करने के लिए यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो चलते हैं इसी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को लगाते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली वीडियो में, आप एक बार चेक कर लेना उसको, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लें। एफ बी आई मैंने बताया था, एफ से होता है फोर्स, बी से होता है मैग्नेटिक फील्ड और आई से होता है करंट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के। तो यहाँ पर हम वही रूल लगा रहे हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के अबाउट इनवर्ड है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा जा रहा है ऊपर, तो करंट का भी फ्लो कहाँ होगा, अपवर्ड तरफ होगा, ठीक है ना। तो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो किस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो होगा हमारा यहां से निकलने के बाद किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सेम मैनर में हम यहाँ पर फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बीटा पार्टिकल के लिए। फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अच्छा, बीटा पार्टिकल नेगेटिव का है, वो ऊपर जा रहा है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। तो मैं इस करंट की डायरेक्शन को कहाँ कर दे रहा हूँ, डाउनवर्ड कर दे रहा हूँ। फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो बीटा पार्टिकल पे फोर्स किस तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। थंब के अकॉर्डिंग मेरे देखें तो बीटा पार्टिकल आ जाएगा राइट की तरफ। इसलिए यहां पर मैंने चेक किया, इस तरीके से ऑब्जर्व किया कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करने पर भी कितने टाइप के रेडिएशन हो रहे हैं, 3 टाइप के, एक अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि अल्फा एमिशन किसी पार्टिकल में होता है तो क्या चीज देखने को मिलती है, गामा रेडिएशन में, और सेम एज बीटा एमिशन में अगर हम बात करें। तो सबसे पहले मैं अल्फा एमिशन के बारे में बात करने आ रहा हूं। आप एक बार जल्दी से वो कॉल कर लेते हैं, रिकॉल कर ले जो हम पढ़ रहे थे। तो चलते हैं फिर, अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अल्फा एमिशन के बारे में, ठीक है। तो अल्फा एमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो अल्फा एमिशन में क्या होता है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करें, वो अल्फा एमिशन कब करेगा, जब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तभी वो अल्फा एमिशन करेगा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। अच्छा, जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हुए तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ने क्या किया, न्यूक्लियस के इनसाइड से 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का टाइटली बाउंडेड एक पार्टिकल क्या किया, वहां से रिलीज किया न्यूक्लियस के इनसाइड से। अच्छा, कितने न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और प्रोटॉन 2 रिलीज हो रहे हैं। आपको एक बात ये पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। तो अगर एक एटम मैं x मानूं जिसका एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक मास a है, तो जब उसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है यानी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, तो क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और 2 प्रोटॉन निकल गए तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, ठीक है ना। अब जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करो तो 2 + 2 हो जाएगा 4, यानी एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगा, 4 का चेंज आएगा। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 से घट गया है इसलिए एलिमेंट का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं वो एलिमेंट Y बन गया, और क्योंकि जो पार्टिकल निकला है उसमें 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर उसका 2 होगा, और उसमें क्योंकि पार्टिकल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है तो 2 + 2 4 न्यूट्रॉन हो गया एटॉमिक मास, तो 4 हो जाएगा आपका पार्टिकल। और हमें पता है ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, तो वो है हीलियम एटम। तो हीलियम एटम ही यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अल्फा पार्टिकल है।
ठीक है ना। तो मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, आप लोगों से भी क्वेश्चन यही है कि जो अल्फा पार्टिकल है इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। और जब मैं इलेक्ट्रॉन्स पूछता हूं तो लोग आंसर 2 ही दे देते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में है ही नहीं। आप देखें यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही एक्चुअल में हीलियम पार्टिकल है, ठीक है ना। इस हीलियम में न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है। डबली आयनाइज्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है सिर्फ, और 2 प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव का चार्ज होगा। फिलहाल रिएक्शन में आपको यहाँ पर 2 प्लस के चार्ज दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके लिए पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है। तो यहाँ पे मुझे इस रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा और एटॉमिक मास 4 से घट जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में दे रखा है कि आप देख रहे हैं यूरेनियम, इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 निकला, तो एटॉमिक नंबर 2 से घटाएंगे 92 - 2 बन जाएगा 90, एटॉमिक मास 4 से घटाएंगे 238 - 4 विल बी 234। तो इस तरीके से ये अल्फा एमिशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, सेम मैनर में जैसे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं वैसे अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर को हम 2 से बढ़ा देंगे और एटॉमिक मास को 4 से बढ़ा देंगे, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन में चलेंगे तो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ एग्जाम में आया भी है कि जो अब अल्फा पार्टिकल है वो पीरियोडिक एक पार्टिकल एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन में क्या चेंज आएगा? आप देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर 2 से घट जा रहा है। 2 से घट जाना मतलब जो आपका एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। यानी फॉर सपोज अगर वो पार्टिकल 16 ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो 2 माइनस होने पर वो आ जाएगा कहां पर? 14 ग्रुप में आ जाएगा, यानी 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बीटा एमिशन। अच्छा, बीटा एमिशन के बारे में अगर हम बात करें, फिर से वही बात है कि अगर बीटा एमिशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है। यहां पर जब न्यूट्रॉन का रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा हुआ तो फिर से न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करना चाहता था, लेकिन दिस टाइम न्यूट्रॉन ने क्या किया? न्यूट्रॉन ने खुद को कन्वर्ट कर लिया है प्रोटॉन में, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, अब 0 वाला अपने ऊपर प्लस का चार्ज बना रहा है। कैसे बना रहा है? बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ से एमिट हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन तो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो मैं बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम ट्रू है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है एज अ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अगर आप इसकी रिएक्शन मुझसे पूछोगे तो रिएक्शन में इसकी ऐसे लिखूंगा कि जो न्यूट्रॉन है 0n1 वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में 1p1 और कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में बदलता है बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक चीज आप और देखें, जैसे मैंने पीछे वाली जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली, जो भी ये केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कई सारे कंजर्वेशन ओबे होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। और आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, वो भी ओबे होता है। फिलहाल हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, मेन हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 4 चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो बताते हैं चार्जेस के कंसेप्ट को, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहे हैं, और जो एटॉमिक मासेस हैं वो मासेस के कंजर्वेशन को देखते हैं। तो अगर आप देखो चार्ज का कंजर्वेशन Z-2 + 2 कितना आ जाएगा? Z आ जाएगा, तो LHS के इक्वल है। सेम मैनर में A-4 + 4 वो भी A के इक्वल आ रहा है, LHS के इक्वल आ रहा है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या रहता है? कंजर्व रहता है। सेम मैनर में आप इस न्यूट्रॉन वाली रिएक्शन को देखो तो 1 और -1 आएगा 0, यहाँ पर देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, 1 + 0 आ रहा है 1, तो ये भी रिएक्शन फुली बैलेंस्ड है। यानी न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एज अ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो -1 E0 वो न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है। तो एक एलिमेंट में अगर x मानूं, उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है वो है -1 E0, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझिए, यहाँ पर Z लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो कि LHS के बराबर हो, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। चेक करके देख ले, Z+1 -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, Z आ जाएगा। इसका मतलब बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने पर जो एटॉमिक नंबर का 1 से बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक मास 0 है तो
इसका एटॉमिक मास सेम रहेगा, तो पार्टिकल का नाम क्या हो गया, वाई हो गया। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल है, और इसके निकलने पर क्या होता है, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास में नो चेंज होगा। यही रिएक्शन को हम वापस बैकवर्ड में ट्रेवल करके देखें तो ध्यान रखें, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, वापस जाने पर एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा अगर बैकवर्ड फ्लो में चलेंगे हम तो, लेकिन एटॉमिक मास में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम मैनर में यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख लें, मैंने यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस दे रखा है जो कि कन्वर्ट हो गया है नाइट्रोजन में। ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ, 6C14 हमने ले रखा है, वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज पार्टिकल के निकलने पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है। ठीक है, यानी -1E। अच्छा, आपने इस रिएक्शन में देखा कि मैंने एक पार्टिकल को और निकाल दिया है, एंटी न्यूट्रिनो, इसको हमने क्या बोला है, एंटी न्यूट्रिनो बोला है। ठीक है ना, तो ये पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल कहां से आ गया, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर कई सारे कंजर्वेशन चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होता क्या है कि इस रिएक्शन होने के बाद, अगर आपको इन्हें पता होता है कि एंटी न्यूट्रिनो एक्चुअल में निकल रहा है, ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को होने के बाद जब साइंटिस्ट ने रिएक्शन करी तो ये पता चला कि थोड़ा सा मास में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, या एनर्जी लॉस आ रही है, या मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है। तो उन चीजों को कंजर्व रखने के लिए क्या कहा कि एक पार्टिकल वहां से और एमिट आउट हो रहा होगा, जिसको बोला है हमने एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो सिंपल से आप ध्यान रखें कि एंटी न्यूट्रिनो किसने निकलता है, सो एज टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनको ओबे करने के लिए एक पार्टिकल आप एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकालोगे। तो लास्ट अपने रेडिएशन पर हम चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा है गामा एमिशन है या गामा रेडिएशन है। ठीक है, देखिए हम अगर एक पैरेंट न्यूक्लियस की बात करते हैं जैसे एक्स है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, अभी ये एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज ये अल्फा और बीटा निकाल रहा है। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में, तो हर एटम अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है ना, स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा। तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए कभी कभी क्या होता है, ये एनर्जी रेडिएशन भी करता है। इन एनर्जी रेडिएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी है, कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो ना ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना ही एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज होगा, बस एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट से, यानी न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ध्यान रखें, गामा एमिशन में ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना ही एटॉमिक मास चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गामा एमिशन होता है। ठीक है, ये जो X है आपका स्टार, इसको हम पैरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे, पैरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे, और उससे जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में एलिमेंट बन रहा है उस एलिमेंट को हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये पैरेंट आइसोटोप हो गया, ये डॉटर आइसोटोप हो गया, क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बीटा गामा एमिशन हो गया। तो हम लोगों ने तीनों टाइप के एमिशन देख लिए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि अल्फा बीटा गामा एमिशन तीनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल का न्यूक्लियस के अंदर से निकलना है, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल का न्यूक्लियस के इनसाइड से निकलना है। लेकिन ये अल्फा बीटा दोनों साथ में कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि न्यूक्लियस एक टाइम पे या तो पॉजिटिव पार्टिकल का एमिशन करेगा या तो नेगेटिव पार्टिकल का, इसलिए अल्फा बीटा नहीं निकलते हैं। लेकिन जब भी अल्फा बीटा निकलते हैं तो एटम जाता है, न्यूक्लियाई जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी रेडिएशन भी होता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, गामा रेडिएशन होता है। तो अल्फा इज ऑलवेज फॉलोड बाय गामा एंड बीटा इज आल्सो ऑलवेज फॉलोड बाय गामा। तो अल्फा गामा या बीटा गामा साथ में निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों साथ में नहीं निकल सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। पहले तो हम समझते हैं रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होते हैं, और उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से कम है, और उनमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से क्या है, ज्यादा है, तो वो भी रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। वो अलग बात है कि उनके इंडस्ट्रियल यूजेस, साइंटिफिक यूजेस या मेडिकल यूजेस होते हैं। ठीक है ना, वो हार्म कम पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है ना, तो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में बात करें, रेडियो आइसोटोप्स की आज मॉडर्न लाइफ में बात करें तो यहाँ पर काफी सारे यूजेस हैं, वो इन ऑल फील्ड्स, लगभग साइंटिफिक यूज की बात करो या मेडिकल यूज या इंडस्ट्रियल यूज, इन सब में रेडियो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे कुछ मैंने मेन यूसेज आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आप इनको रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला जो यूज लिखा है वो कोबाल्ट 60 का लिखा है।
अब कोबाल्ट 60 जो होता है वो एक गामा रेडिएशंस को लीकेज करता है, ठीक है ना। इनको हम कैंसर सेल्स को या ल्यूकीमिया जैसे सेल्स को इनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे एक वीक रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे रेडियो आइसोटोप्स हो गए सोडियम क्लोराइड है या रेडियो आयरन है, ठीक है ना। इन सबको हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, चीजों के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम इन वीक रेडियो आइसोटोप्स को हम ट्रेसेस बोलते हैं। तो एक ट्रेसेस का यूज लिखा हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर्स हो या ब्लड क्लॉट्स हो, इनको ब्रेन में डिटेक्ट करने, ब्रेन ट्यूमर्स को या ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए, सस्पेक्ट करने के लिए हम वीक रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो गामा रेडिएशंस को हम लोग स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, ठीक है ना। सिरिंजेस हो गए या फिर ड्रेसिंग्स हो गए या फिर बैंडेजेस हो गए, इनको जो है क्लीन करने के लिए हम गामा रेडिएशंस को भी यूज करते हैं। और आजकल इन ट्रेसेस का एग्रीकल्चरल फील्ड में भी क्या है, काफी सिग्निफिकेंस है। ये जो है मतलब प्लांट्स के ग्रोथ साइकिल को चेक करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। और लास्ट अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग रेडियो आइसोटोप्स अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग निकालते हैं रेडियो आइसोटोप्स से, और इनको फिर हम क्या करते हैं, वेरियस साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में हम यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल की तरह, यानी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। तो इनके काफी सारे वाइड यूजेस हैं, आप बुक खोलकर इन यूजेस को देखें अच्छे से पढ़ें। देखिए अब हमारा टॉपिक जो है वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। ऐसे रेडिएशंस जिनसे हम मतलब एक्चुअल विजिबल सोर्स मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग रोज क्या होते हैं, इनसे एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो इनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल वाले, ठीक है ना। तो इंटरनल सोर्सेज जैसे होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम 40 होता है या कार्बन 14 होता है, ठीक है ना। तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये सोर्सेज भी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन इनकी जो डोसेज लेवल होती है बहुत जो एक जो है मतलब परमिसिबल लेवल के उसके ऊपर चले गए तो ये हमारी बॉडी को हार्म करने लगे, ये उस परमिसिबल लेवल के नीचे है, ठीक है ना, इसलिए हार्म नहीं करते हैं। आपको पता होगा कार्बन 14 डेटिंग करते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल की है लाइफ पता करने के लिए, एज साइकिल पता करने के लिए हम वो करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे मैंने देखे ग्राफ बना रखा है, जैसे आपका पोटेशियम 40 हो गया या आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है ना, ये सब जो हैं ये आपके यूज होते हैं एज अ इंटरनल सोर्सेस की तरह। लेकिन अगर थोरियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें, जो नेचुरली करेंगे, ये सारे आपके एक्सटर्नल सोर्सेस की तरह बिहेव होते हैं, ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा कि जो पहले स्ट्रीट रोड जो होती हैं उन पे रेडियम भी लगा होता है, ठीक है ना। तो रेडियम जो होता था वो रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो लगा होता था, ठीक है ना। तो वो क्या करता था, लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता था और एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता था, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता था। इसलिए रात में चलना रोड्स पर बहुत इजी होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर इनकी बात करें तो इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम लोग फ्लोरेसेंट पेंट यूज करते हैं इन मतलब अब हम इसको डिस्कार्ड कर दिया हमने, अब हम फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज करते हैं और उस मटेरियल को हमने इस पर्टिकुलर से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है रेडियम से, ठीक है ना, क्योंकि उसके हार्मफुल यूजेस है, इसके हार्मफुल यूजेस नहीं है। अब इसके बारे में देखेंगे, स्ट्रीट रोड्स के बारे में पढ़ें जाकर कि रेडियम किस तरीके से काम करता है, या रेडियम को रिप्लेस करके हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि रेडियम का जिसने जगह ले लिए, ठीक है ना, तो वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग दो टाइप के रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब आप ध्यान रख लें, फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल आपके लिए सामने ले रखा है कि यूरेनियम मैंने न्यूक्लियस ले रखा है 92-235, इस पे मैंने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया, अटैक कराया। तो जब न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम पर अटैक किया तो यूरेनियम ब्रेक हो गया में और क्रिप्टन में, साथ ही साथ इसने क्या किया है, न्यूट्रॉन भी रिलीज किए हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज करी, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जस्ट लाइक यूरेनियम, ठीक है ना, ब्रेकडाउन हो रहा है दो छोटे न्यूक्लियस में जो कि स्टेबल न्यूक्लियस है और काफी सारी यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब आप इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को ट्रिगर करने वाला कौन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन के होने के बाद फर्दर 3 न्यूट्रॉन और रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, वहां पर एक यूरेनियम का तो एटम होगा नहीं, 235 ग्राम में आपको पता है एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 6.023 इंटू 10⁻23 यूरेनियम के एटम्स होंगे उस सिंपल 235 ग्राम में, ठीक है ना। तो इतने सारे एटम पे जा जाकर न्यूट्रॉन बार बार अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रॉन जब अटैक करेगा यूरेनियम पे तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे, ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम पे अटैक करेगा, 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे,
फिर ये न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे। तो इस तरीके से पहले मैंने सिर्फ एक न्यूट्रॉन डाला था, लेकिन एक से कितने बन गए, 3 बन गए। 3 से कितना बन गए, 3 3 + 3 9 हो गया। अगली बार कितना बनेंगे, 9 3 जा 27, अगली बार 27 3 जा 81 एंड देन 243 एंड सो ऑन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और फर्दर इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन रिलीज होते जाते हैं। तो रिएक्शन का रेट बहुत तेज बढ़ता है, ठीक है ना। और इस रेट को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट्स हम यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं, जो बेसिकली कैडमियम या बोरॉन रॉड्स होते हैं। तो वो इन एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। अगर आपने रिएक्शन को जल्दी स्लो नहीं किया तो इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे कि बाद में आप इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, फिर रिएक्शन वो एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म ले। जैसे डिस्ट्रक्टिव यूज अगर हम बात करें, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एक डिस्ट्रक्टिव यूज होता है, आपको पता है, हम बॉम्ब्स में यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, जिनको हम एटम्स बॉम्ब भी बोलते हैं। एटम बॉम्ब, ठीक है, एक मिसनॉमर की तरह काम करता है एक्चुअल में वो कैसा आपका बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उनमें यही रिएक्शन होती है, वो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। लेकिन जो रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं वो सेम यही रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पे कंट्रोल्ड फॉर्म में चलती है, बिकॉज हम एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, इस न्यूक्लियर फिजन को, रिएक्शन को ट्रिगर करने वाला न्यूट्रॉन है। तो अगर हम न्यूट्रॉन को एक पर्टिकुलर टाइम में कंट्रोल कर लेंगे तो रिएक्शन फर्दर हमारी प्रोसीड नहीं होगी और ये रिएक्शन को हम रोक लेंगे जल्दी टाइम में, ठीक है। एक चीज आप यहां पर अभी रिकॉल कर लें कि आप यहां पे 235 ग्राम यूरेनियम यूज कर रहे हो, है ना। आप यहां पर 235 ग्राम यूरेनियम को यूज कर रहे हो, ठीक है। और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट। तो पर ग्राम अगर के लिए बात करोगे तो 200/235 कर लोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगी मैं बता देता हूं आपको, यानी पर ग्राम फिजन में कितना जरूरत बन रही होगी एनर्जी, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.85 है, ठीक है ना। 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट। देखिए आप 235 ग्राम यूरेनियम बना रहा है, कितनी एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो पर ग्राम कितना बनाएगा, 200/235 कर लिया, 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अनलाइक अगर हम सन पे रिएक्शन की बात करें तो आपको पता होगा सन पे जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे दो छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो वहां पर भी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सन पे जो रिएक्शन बेसिकली होती है वो क्या होता है, 1s2 और 1s2 मिलकर बनाते हैं हीलियम एटम 2he3 और एक न्यूट्रॉन फर्दर रिलीज होता है। दोबारा ये हीलियम क्योंकि अनस्टेबल है, 2he4 स्टेबल एटम होता है हीलियम का, वो फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप के साथ मिलकर बनाता है स्टेबल हीलियम एटम और एक स्टेबल हाइड्रोजन का एटम देता है। और यहाँ पे भी दोनों प्रोसेस में काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा से मैंने रिलीज एनर्जी दिखाई है। ये एक्चुअल में सन में रिएक्शन होती है। सन पे रिएक्शन और फॉर्म में भी होती है, जैसे एक ये फॉर्म मैंने लिख रखी है आपके सामने, ड्यूट्रियम मतलब हो गया 1s2 और ट्राइटियम मतलब हो गया 1s3। ये दोनों लोग मिलते हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम 2he4 और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। देख लेंगे रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड हुई है आपकी, और यहाँ पर भी काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। लगभग कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस जिसमें दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर आप देखें तो टोटल जो मास लग रहा है 2 एटॉमिक मास और इसका 3, तो 2 + 3 कितना मास लग रहा है, 5 ग्राम लग रहा है। और 5 ग्राम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पर ग्राम कितना रिलीज करेगा, चेक कर लेते हैं इसको, 17.6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये ऑलमोस्ट जो एनर्जी बना रहा है वो 3.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बना रहा है पर ग्राम में, ठीक है ना। अच्छा, अगर पीछे वाली रिएक्शन की बात करें तो पर ग्राम में यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, 0.85, और पर ग्राम में यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 3.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन या पीछे वाला न्यूक्लियर फिजन। तो सिंपल सी बात हमें डेटा से ही क्लियर हो रहा है। इसलिए ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन रिलीज करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन अगर कहें कि खतरनाक रिएक्शन कौन सी है तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन पे यही रिएक्शन होती है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखा कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी रिलीज हो रही है, 3.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है पर ग्राम में। तो
इसलिए ये ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है ये रिएक्शन, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज आप और देखें यहाँ पर कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, 1s2 और 1s2 मिल रहा है, सेम काइंड ऑफ एटम मिल रहा है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप को खुद फ्यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर इस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये फिर एक स्टेबल हीलियम एटम देंगे और काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो पीछे वाली रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए बस मुझे एक न्यूट्रॉन की नीड थी, लेकिन इस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन भी पढ़ लिया हमने और पूरा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर था हमारा डिटेल वीडियो, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। आप इस चैप्टर को पढ़ें, अपनी बुक को खोलकर साथ में लेकर पढ़ें और सारे टॉपिक धीरे धीरे करके कवर कर लें, ठीक है। इसका फिर हम एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। बाकी जितने भी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे ऐप को प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको एक क्लास 10 का लक्ष्य बैच मिलेगा जिसको आप फ्री में परचेज कर सकते हैं, फ्री में साइन इन कर सकते हैं। वहां पे आपको हमारा कंटेंट मिलता जाएगा और हम इस वीक से जो है प्री बोर्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर प्री मॉक टेस्ट भी सीरीज भी वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।